पाकिस्तान से नफरत का मतलब इस्लाम से नफरत करना। पाकिस्तान इस्लाम को अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताता है ना, इसीलिए वो डिफेंड करता है। हमने तो किसी रिलीजन का आज तक अपमान नहीं किया, हम तो सबको भैया कहते हैं आपका भी स्वागत है। और हम उस गलती में, अगर आप ये कह रहे हो कि हम आपको नफरत करें, हम अपने बच्चों को क्या दिखाए, इस्लाम के अगेंस्ट में नफरत सिखाए। पॉइंट ये है कि मैं मोदी से नफरत नहीं कर सकता, और प्यार में पड़ जाता हूं जब मैंने देखा 41 श्रमिकों के लिए उन्होंने दुनिया की बेस्ट से बेस्ट चीजें ला के खड़ी कर दी, उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं था। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये वही राजा कर सकता है जो राजा खुद भी उनमें से रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू अंबर जी, आपने हमें अपने शो पे आने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पर आए, आपने समय निकाला बिजी आपके शेड्यूल से। मेरा आज आपसे सवाल ये है कि एक मैं आपको कुछ एक इंटरव्यू का रेफरेंस देना चाहती हूँ, फिर आगे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। अभी पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर अब्दुल बासित ने एक और पूर्व एम्बेसडर ज़मीर अकरम का इंटरव्यू किया अपने चैनल पर, और उसमें उन्होंने मोदी को लेकर बातें की कि मोदी ऐसा वैसा, जैसे कि पाकिस्तान में बात होती है। मोदी के नाम का डर पाकिस्तान में आवाम के सामने रखा जा रहा है कि अब मोदी दोबारा से फिर आने वाले हैं अगले इलेक्शन में, और फिर से वो बालाकोट जैसा कुछ कर सकते हैं। तो सवाल मेरा आज यहाँ पर ये है कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, बहुत कम समय है। क्या मोदी जी को चुनाव में वापस आने के लिए वाक़ई में इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत है, इतना कुछ काम करने के बाद? 10 साल काम किया है उसके बाद? 2014 में जब मोदी जी आए थे अंबर जी, तब तो कोई बालाकोट नहीं था, इंडियन आर्मी उनके कब्जे में नहीं थी। ये तो इंडियन आर्म फोर्सेस के कोई रिलेवेंट चीफ थे, उनका तो ये स्टेटमेंट था कि वो जब यूपीए गवर्नमेंट में थे, और वो यूपीए गवर्नमेंट जब थी तो वो 26/11 को अवेंज करना चाहते थे। उस समय उसको मना कर दिया गया था क्योंकि बीजेपी उससे बेनिफिट में आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो उल्टी बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक्शन ही नहीं लिया। इसका ये मतलब है कि आप पाकिस्तान को वो दे दो, काटे ब्लांशे दे दो कि वो अटैक पे अटैक करता रहे, आप बोलो कि नहीं हम अटैक नहीं करेंगे, वरना बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान कि अगर इंडिया कुछ ना करे तो वो अटैक करते रहे, और अगर इंडिया कुछ करे तो बोले देखो ये तो अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको तो गवर्नमेंट बनानी है। तो ये तो वही बात होगी कि यू कैन नॉट हैव केक एंड ऑल्सो ईट इट। सो अब रही बात, देखिए पाकिस्तान की साइट में टू नेशन थ्योरी इतनी जबरदस्त धंस चुकी है कि वो अब एक रेशनल डिबेट, रेशनल डिस्कशन, रेशनल एनालिसिस करने में सक्षम नहीं है। और इस टू नेशन थ्योरी का कॉन्सिक्वेंस ये है कि उनकी इंटरनेशनल रिलेशंस उनका खराब हो गया। टू नेशन थ्योरी का कॉन्सिक्वेंस है उनकी जीडीपी और इकोनॉमिक्स को वो ले डूबे भारत से नफरत के चक्कर में। और टू नेशन थ्योरी का कॉन्सिक्वेंस ये है कि उनकी आर्मी जो है वो स्टेट से बड़ी हो गई, क्योंकि वो स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं करती, वो टू नेशन थ्योरी को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि कल को पाकिस्तान अगर टू नेशन थ्योरी से अपनी जान छुड़वाना चाहे और वो कहे कि हम इंडिया के साथ एक नॉर्मल रिलेशन रखना चाहते हैं, तो ये आर्मी के लोग उसको करने नहीं देंगे, बिकॉज टू नेशन थ्योरी को जिंदा रखना जरूरी है। टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान को खा जाएगा, पाकिस्तान की तशक्कुस जो है, मिल्ली आइडेंटिटी जो है, उसको इंडिया खा जाएगा। वो देश नहीं बचा रहे हैं, वो लोगों का भविष्य नहीं बचा रहे हैं, वो लोगों का घर नहीं बचा रहे हैं, वो लोगों का मुस्तकबिल नहीं संवार रहे हैं, वो टू नेशन थ्योरी को बचाए के रखना चाहते हैं कि हम अलग हैं। अब इसका कोई सेंस नहीं है। अरे भाई, जो भी आदमी अपनी धरती से, इतिहास से प्यार करता है, वो अपने आप ही समझ जाएगा कि तुम अपनी धरती का इतिहास खंगोलोगे तो तुम्हें मोदी ही निकल के आएगा, क्योंकि मोदी तो इस देश की मिट्टी और ट्रेडिशन और कल्चर और हेरिटेज की बात करती है। दुनिया को कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए दिया गया अंबर जी कि आप अपनी कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट करें। इसी को कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। तो जब हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हम उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करें, टू नेशन थ्योरी या पाकिस्तान।
क्योंकि पाकिस्तान को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का मतलब है उसके कल्चर, ट्रेडिशन, इनहेरिटेंस को, वो तो इंडियन है, क्योंकि वो तो डिवीजन ऑफ इंडिया से पैदा हुआ है। सो देयर इज एन इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, आप समझ रही हैं, इन पाकिस्तानी एकेडमिया एज वेल एज पाकिस्तानी सोसाइटी। और वो सोसाइटी को इन्होंने जानबूझ के ऐसा बनाया है। पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी और मदरसे से एक तरह की बात होती है, उसको कहने का लहजा अलग होता है, बस बाकी दोनों ही थ्योरी में डीपली रूटेड है। इंडियन कल्चर से हेट्रेड उनका इम्बेडेड है उनके माइंडसेट में, चाहे आप प्रोफेसर हो, आपके आगे नाम लगा हो, चाहे आप आलिम हासिल हो, हैं आप, योर होल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन हेट्रेड फॉर इंडिया। यही इन्होंने भी दिखाया। सिर्फ सिर्फ कपड़े ही बदले होते हैं, दाढ़ी, शायद दाढ़ी का फर्क होता है, शायद प्रोफेशन का फर्क होता है, लेकिन माइंडसेट एकदम बिल्कुल सेम होता है, जैसे कि आपने कहा। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें ओवर द ग्लोब मिल जाते हैं जहां पर दो देशों में पार्टीशन हुआ, लेकिन वो आगे अच्छे से मूव ऑन कर गए और आगे राइज कर रहे हैं, उनके रिश्ते भी अच्छे। क्या भारत से पाकिस्तान को लेकर इतनी नफरत बच्चे बच्चे में नजर आती है? हम सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस देखते रहते हैं आए दिन, जहां पर खुला भारत, हिंदुओं और सनातन के प्रति इतनी नफरत देखी जाती है, जबकि हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान को लेकर भारत में हमें पाकिस्तान पसंद नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के अंदर या हमारे अंदर ऐसी हेट्रेट नहीं है, हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम ऐसी कोई नफरत नहीं कि उन्हीं की नफरत पे हम दिन रात जिंदा हैं, क्योंकि हम अपने काम पे आगे लगे हैं, आगे बढ़ना है हमें। हिंदुस्तान की देखिए, पाकिस्तान देखिए, लेट्स कॉल स्पेड एज स्पेड, एकदम खोल के बात करें। पाकिस्तान से नफरत का मतलब इस्लाम से नफरत करना। पाकिस्तान इस्लाम को अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताता है ना, इसीलिए वो डिफेंड करता है। हमने तो किसी रिलीजन का आज तक अपमान नहीं किया, हम तो सबको भैया कहते हैं, आपका भी स्वागत है। और हम उस गलती में, अगर आप ये कह रहे हो कि हम आपको नफरत करें, हम अपने बच्चों को क्या दिखाए? इस्लाम के अगेंस्ट में नफरत सिखाए। पाकिस्तान जब बना तो आप देखिए, जब हिंदुस्तान टूटा तो हमने दिलीप कुमार को भले नाम चेंज दिया, लेकिन एक मुसलमान को हमने जो है वो अपना हीरो बनाया। ऐसा नहीं था, लोगों को पता नहीं था, जिन्होंने उसको काम दिया होगा दिलीप कुमार को, वो तो हिंदू ही रहे होंगे ना। उन्होंने दिलीप कुमार साहब को काम दिया, उन्होंने जानबूझ के किया। यही इंडियन आइडेंटिटी है, वो नहीं देखती है आपका रिलीजन। अब हमने क्या गाना बनाया? हमने गाना बनाया कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तुमने गाना क्या बनाया कि हिंदू जो है वो तो पता नहीं क्या गोबर खाता है, गाय को माता बोलता है, सांड को बाप बोलता है, पता नहीं क्या क्या अजीब टाइप की फूहड़ थ्योरी, जिसका कोई एनालिटिकल बेसिस नहीं हो सकता, विच कैन बी आंसर्ड बाय एनी पढ़ा लिखा दिमाग, कि अगर तुम अपने इंटरप्रिटेशनल पावर को थोड़ा सा भी वो करोगे ब्रॉडेंड, तो तुमको मिल जाएगा। और तुम्हारे यहाँ इससे भी खराब इंटरप्रिटेशन से, जो कि आपको समझाया जा सकता है बड़ी आसानी से। पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो हिंदू रिलीजन को समझ तो पाया नहीं, क्योंकि हिंदू में रिलीजन कुछ है नहीं। कल मैं धर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा था अपने लोकल किताबों से, तो मुझे पता चला कि धर्म कुछ नहीं है, धर्म एक आचरण है, धर्म एक नीति है, धर्म कोई रिलीजन का नाम नहीं है, भगवान से रिलेशन नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, इसका मतलब है कि हम नीति निर्देशक है, हम नीतियों से चलने वाले हैं, हम तफरीक करने वाले नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम किसको मानते हो और किसको नहीं मानते हो। सो मतलब आप एक मानवीय अप्रोच रखते हो, आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो, मेटाफिजिकल अप्रोच रखते हो। आप ये नहीं कहते कि हम तुमको ये सेट ऑफ रूल दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को पूछो मत। सो पॉइंट ये कि पाकिस्तान से हम क्या नफरत सिखाते? हमको इस्लाम से नफरत सिखाना था, हम नहीं करते भाई, हम नहीं करते इस्लाम से नफरत, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। हमारे यहाँ सबको सर्वधर्म मानने की आजादी है और रहेगी, और जब तक हम लोग भारतीय हैं ये हमारी ड्यूटी है। कोई और नया भी रिलीजन आएगा और वो कहेगा कि हिंदुइज्म दुनिया का सबसे घटिया रिलीजन है, उसको भी हमारे यहाँ जगह मिलेगी, क्योंकि हमने तो पारसियों को भी जगह दी। पारसियों ने कहा था कि हमारे मंदिर के पास कोई आपका आदमी फटकना नहीं चाहिए, और आज भी उनका जो फायर टेम्पल है, कोई इंडियन को, भारतीय हिंदू को जाने की इजाजत नहीं है। हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वो पारसी रतन टाटा भी तो बन गए ना। पारसियों ने भी तो अपने आप को रतन टाटा बना दिया, जेआरडी टाटा बना दिया, जिन्होंने भारत की प्राइड को अपना प्राइड रखा। रतन टाटा ने तो ये नहीं कहा कि हम सिर्फ पारसी को ही बनाएंगे, भले उनका हेड वो बनता हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने जितनी इंप्लॉयमेंट क्रिएट की है रतन टाटा साहब ने, किसी और ने नहीं की। तो क्या फर्क पड़ता है उनका रिलीजन क्या है? भारत नहीं, जबकि यहूदी, आप आज सोचिए अंबर जी, अगर आप ये समझ सकती हैं, कल मैंने लंदन की सड़कों पर देखा इजराइल और इंडिया का एक वो क्या नाम है, झंडा। आप समझ रही हैं ये क्या मतलब है? इजरायली ने दुनिया को बताया कि मूर्ति पूजा गंदी चीज है और एक अल्लाह होते हैं।
10 कमांडमेंट से आया ना ये चीज, ला इलाहा इल्लल्लाह तो 10 कमांडमेंट से आया, और मूर्ति पूजा हराम है, ये भी 10 कमांडमेंट का दूसरा कमांडमेंट है। तो पॉइंट ये है कि जो जो ये लाने वाले हैं वो तो अपने आप को हमें गले लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा हिंदुस्तान से, जिन्होंने कहा कि हम गलत हैं, हम पेगन हैं, हम घटिया हैं, हमको रिलीजन नहीं पता, हमको गॉड का आइडिया नहीं पता, वो हमसे कह रहे हैं कि आपसे हम गले मिल रहे हैं और भारत की ओर हम देखते हैं अपने स्पिरिचुअल उसके लिए। आपने तो उनका लिया है यार, तुमने जिसका लिया उससे भी आगे बढ़ गए हो तुम। मोदी से कोई अरबिक कंट्री नफरत नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी गए सीओपी 28 में, वहां के जो लोकल राजकुमार है उन्होंने कहा कि सीओपी के लिए मोदी जी सबसे इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करेंगे। वो उनको गले लगा रहे हैं, अपना हाईएस्ट ऑर्डर दे रहे हैं। तुम क्यों नफरत किए जा रहे हो? अरबिया में ये शो क्यों नहीं हो रहा है कि मोदी जो है वो, मोदी का जो यार है वो गद्दार है? यानी प्रिंस अल नहयान भी गद्दार हो गए, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी गद्दार हो गए। तो पॉइंट ये है कि ये नफरत के आधार पे इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, और जिन्होंने इनको दिया, जिनसे लिया, भाई मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर कहूंगा, बिना प्रॉफिट मूसा के प्रॉफिट मोहम्मद संभव ही नहीं है। प्रॉफिट मूसा फर्स्ट है तो कोई लास्ट है। तो आप जो मूसा ने, जिन्होंने ये रिलीजन दिया वो बदल गए, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया, आप भी कर लो यार। कब तक आप आपकी सारी की सारी फिलॉसफी का कोर है वो तो जुडाइज्म से आता है ना। जुडाइज्म के बिना तो इस्लाम की परिकल्पना ही करना वो असंभव है। तो जो लेके आए, जो ओरिजिनल हैं, वो तो यहूदी हैं। अच्छा, यहूदी कहते हैं हम 3-4 साल 1000 साल से दुनिया में है, और ये जो हमारे यहाँ के जो स्कॉलर है वो कहते हैं हम तो दुनिया में शुरू से हैं, सब कुछ इस्लाम है। यहूदियों के रबाई का मैं आपको स्टेटमेंट करूंगा, उन्होंने कहा भाई ये 3-4 साल की हमारी हिस्ट्री, मोजेस से अपनी हिस्ट्री की शुरुआत करते हो, और इन्होंने मोजेस की हिस्ट्री को, बुक ऑफ जेनेसिस को बेसिस बना के कहा सब कुछ हमारा है। तो ये इनहेरिटेंस में जो इनका है ना कि हमने सब इनहेरिट कर लिया, किसी को मुसलमान बना दो फिर वहां की सब कुछ हमारी हो जाती है इस्लामिक, ये एक प्रॉब्लम का घर है। रिलीजन और कल्चर में जब तक तफरीक नहीं सिखाई जाएगी, भारत के मदरसे में उनको रिलीजन जरूर पढ़ाएं, मगर उनको हम्मा हम करें अपने लोकल कल्चर से, बताएं कि हम किसके, हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, और हमारा स्पिरिचुअल कंपास रिलीजन है, इस्लाम है, लेकिन हमारी कल्चरल आइडेंटिटी वो इंडियन है। हम ही जो थे यहाँ पे होली खेलते थे, हम ही दीपावली खेलते थे, ये इसको करना है। ये पाकिस्तानियों को भी करना पड़ेगा, चाहे जितना वो सर ठोक ले, उनको भी ये मानना पड़ेगा कि वो भारतीय मुसलमान हैं, उनको भी मानना पड़ेगा कि भारतीय कल्चर ही उनका कल्चर है, और कुछ नहीं करना इसमें। और वो देख ले यार, क्रिश्चियन आगे बढ़ गए कल। अच्छा आप देखिए, आप तो अंबर जी फॉलो कर रही होंगी, ये जो हमारे डिक साहब थे ऑस्ट्रेलियन, जो वो थे अर्नोल्ड डिक्स, जिन्होंने की ये खुदाई में बड़ी मदद की, जो 41 हमारे वो बेचारे टनलिंग एक्सपर्ट, जी टनलिंग एक्सपर्ट, वो देखिए वो एक बड़े आर्डेंट क्रिश्चियन है, ठीक है ना, अच्छे वो क्रिश्चियन रिलीजन में मानते, लेकिन वहां पे जो छोटा सा एक बड़ा मेकशिफ्ट टाइप का मंदिर बना था, रोज पूजा करके जाता। ये है खूबसूरती दुनिया की। अरे भाई जीसस भी एग्जिस्ट करेंगे, सब खूबसूरत हो जाएगा कि हम ही जो है वो क्रिसमस भी मनाएं, हम होली भी मनाएं, सबको मनाएं, क्या दिक्कत है? बाकी भगवान पे छोड़ दो। बिल्कुल। तो ये खूबसूरती किसने देखी है, पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। बहुत सारे लोग कितने अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी शायद अंदर से उनके नियत, उनके दिल काले होते हैं, तो क्या ये वो जन्नत जाएंगे? लेकिन एक बात मैं मोदी जी की लीडरशिप को लेकर आपसे जो पूछना चाह रही थी, वो ये कि क्या आपको मोदी जी का 2024 में लेकर क्या असर लोगों के ऊपर नजर आता है? क्या अभी भी वो उतने ही पॉपुलर हैं जितना कि 2 टर्म्स में उनका असर नजर आया? मोदी मैजिक अभी भी मतलब एकदम कायम है जैसे कि चलता आ रहा था, या कुछ इस तरह के जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से इल्जाम लगाया गया है? किस तरह से देख रहे हैं आप अभी इतने पिछले 10 सालों को? मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं भाई, मुझे उनमें मानवता दिखती है, मुझे उनमें राष्ट्र भावना दिखती है, मेरे कल्चर को वो प्रिजर्व कर रहे हैं, मेरे ट्रेडिशन को। मैं क्यों नफरत करूं भाई? एक पॉइंट बता दीजिए जो मोदी जी ने मेरी दृष्टि, मैं राष्ट्र से, मेरा कुछ हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे राष्ट्र के लिए कौन सा नुकसान का काम मोदी जी ने कर लिया जो हम नहीं समझ पा रहे? तो भाई मुझे नहीं समझ में आता कि हम मोदी जी से क्यों ना, मैं तो और प्यार में पड़ जाता हूँ। अब ये 41 श्रमिकों को, उसमें तो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, और ये अंबर जी आपको पता है, आप मुसलमान है, मैं हिंदू, लेकिन हम लोग के मन में एक दूसरे के प्रति कोई वो नहीं है, हम एक दूसरे को इंसान के रूप में देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी खूबसूरत सी बात है कि आपका अंबर में अभिषेक, ठीक है ना। सो
we can talk, we can discuss, we can laugh, and yet we can remain in our different identities ना. तो वही मोदी जी ने क्या गलत किया है, आप ये बताइए? क्या मेरे राष्ट्र की, क्या हमारे राम के बिना भारत की परिकल्पना हो जाएगी? राम मंदिर के बिना भारत की परिकल्पना हो जाएगी? वो लोग मस्जिद को तोड़ने की बात करते हैं, जिनकी क्या, जो कहते हैं कि दूसरों की मूर्तियों को तोड़ना बहुत अच्छी चीज है। पॉइंट ये है कि मैं मोदी से नफरत नहीं कर सकता, और प्यार में पड़ जाता हूं जब मैंने देखा 41 श्रमिकों के लिए उन्होंने दुनिया की बेस्ट से बेस्ट चीजें ला के खड़ी कर दी, उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं था। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये वही राजा कर सकता है जो राजा खुद भी उनमें से रहा हो। योगी ही राजा हो सकता है जिसका दुनिया में डिटैच्ड हो, अपना खुद का इंटरेस्ट ना हो। तो भाई मुझे तो नहीं दिखता यार, मैं आसपास अंबर देखता हूं, अपने बात करता हूं, कोई मुझे, जो मोदी को 2014 में नफरत करते थे वो आज भी करते हैं, और जिस ग्राउंड पे करते थे। मगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो वो कि भाई किसको क्या चल रहा है, अरे भाई मोदी यार अब क्या डिस्टर्ब है, ठीक है। तो मेरी तो कल्पना ये है कि शायद 303 से भी ज्यादा आएगा, बट यू नेवर नो, जब तक आ ना जाए। मेरी तो ये कल्पना है कि ही विल बी क्रॉसिंग 325 वेरी आराम से, और ताल ठोक दी है। एक तो वो दुनिया के लिए सरदर्द खुद है, मतलब वो कह रहे कि हम तीसरे टर्म में खुद आ रहे हैं। अरे भाई आधे लोगों का सरदर्द ऐसे ही बढ़ जाता है, खुद ही कह रहे कि हमारे थर्ड टर्म, 3-4 बार वो बोल चुके हैं। तो दुश्मन तो उनके जो होंगे, या उनके जो दुश्मन कहना उचित वर्ड नहीं है, उनके जो राष्ट्रीय राजनीतिक विरोधी हैं वो ऐसे ही दम जाते हैं, क्योंकि द मैन व्हाट ही सेज ही डज। अगर वो कह देते हैं तो उनको पता नहीं कौन सा वरदान मिला है। भाई मैं भी अगले जन्म में वैसे ही किस्मत लेके पैदा होना चाहूंगा। देखिए अंबर जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा, द काइंड ऑफ किस्मत प्रधानमंत्री मोदी है वो करोड़ों अरबों लोगों में एक की होती है। आप प्रधानमंत्री बन गए, एमपी बाद में बने, आप थोड़ा चीफ मिनिस्टर पहले बन गए, एमएलए बाद में बने, कितने लोग होते हैं ऐसे यार, कितने लोग। द मैन इज अ चोजन वन, जिसको हम कहते हैं, अगर हम बिब्लिकल भाषा में कहें, इज अ चोजन वन। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि जो ऑपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं बार-बार इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के, इंडिया इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये एक मिथ है। वाक़ई में एक मिथ है, या कुछ अचीवमेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आप देखते हैं? कहाँ पे ओवरऑल इंडिया को आप अभी प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप के अंडर देखते हैं? देखिए मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, तो मैं नंबर्स को तो नहीं समझता ना, लेकिन हुँ। मुझे एक चीज पता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपकी जो जोग्राफिकल रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज करते हो, कैपिटल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, कैसे यूटिलाइज करते हो। आज एक इंडिया फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, they feel confident about themselves, they feel good about India, वो यहाँ काम करना चाहते हैं। मैं विदेश में था, मैंने छोड़ के इंडिया में जॉब ली है, सो देयर इज अ फ्लैम्बॉयंसी ना। अब इसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लोग इंडिया में अपना फ्यूचर। अब देखिए टेस्ला आ रहा है, आज आप देखिए कि इंडिया में प्रोड्यूस 71 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया की इंडियन एयरफोर्स ने खरीदा, खुद का खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग सब बिग बिग थिंग। क्या ये इकोनॉमी नहीं क्रिएट करेगा? जब आप अपना ही खरीदोगे, अपना ही करोगे, वोकल फॉर लोकल एंड ऑल दिस, इंडियंस आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट, देयर स्कूल्स, देयर यूनिवर्सिटी, दिस इज व्हाट नीडेड टू बी डन, और यही इकोनॉमिक्स होता है। और मोदी जी ने तेजस उड़ाया भी। तेजस उड़ाया भी, बैठा के दिखा दिया लोगों को कि भाई देखो जब हम बनाएंगे प्रधानमंत्री बन के उड़ सकता है कोई, इसमें ऐसा डिफेक्टिव नहीं है। प्रधानमंत्री तो उसी में बैठेगा ना जो सबसे सेफेस्ट प्लेन हो, वो बैठ के दिखा दिया दुनिया को, वैसे चला गया। जो और खरीदना चाहते हैं, और हमने खुद भी खरीद दिया पहले अपना, वी वांट अ गुड नंबर ऑफ या कहिए गुड अमाउंट ऑफ पाई इन वेपन एक्सपोर्ट। हम क्यों नहीं करें वेपन एक्सपोर्ट? ये वेस्ट ही क्यों करे भाई? कई ऐसी कंट्रियां हैं जो वेस्ट के इतने महंगे महंगे एयरक्राफ्ट नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, जैसे हमने सस्ते में अगर स्पेस प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये क्वालिटी प्रोग्राम, मतलब कि पैसे से ही क्वालिटी नहीं आती है। हमने दुनिया को ये दिखाया कम पैसे में बेहतरीन क्वालिटी हम दे सकते हैं। सेम विद द वेपन्स, our LCA could replace MiGs and Boeings and Boeing कह रहा हूँ, ये F-18s and all that. This is what our aim is, कि हमारा इकोनॉमी बढ़े इससे। ये इतने दुनिया के 200 जो 198, 99 या 95 जो देश हैं, उनके पास, उनमें से 100 ऐसे देश हैं जो इतनी बड़ी बड़ी पैसे नहीं दे सकते कि एक एक फाइटर एयरक्राफ्ट का 10-10 मिलियन और 15-15 मिलियन डॉलर वो प्राइस दे। हमारा खरीदिए, हम आपको चीप में वही क्वालिटी देंगे। We will provide you with that. So India has a good future.
इकोनॉमी और एलसीए की आपने बात की, लेकिन जीडीपी को लेके ये कहा जाता है कि ये तो सब जब से मोदी जी आए हैं जीडीपी डाउन हो गई है। आपको भी ऐसे लगता है क्या? उनकी पर्सनल जीडीपी तो डाउन हो गई है हमें लग रहा है, लेकिन जो कह रहा है, लेकिन देश की जीडीपी का तो मुझे नहीं पता कि वो डाउन हो गई है। आई सी ग्रोथ, मैं तो दुनिया का कोई भी रिपोर्ट पढ़ता हूँ सब पॉजिटिव आती है, तो ये नंबर्स आप छुपा नहीं सकते। दीज नंबर्स कान बी मैनिपुलेटेड। कितना, जैसा आज आरबीआई ने बताया कि 2,000 रुपए के इतने नंबर ऑफ नोट आज भी मार्केट में है, क्योंकि उन्होंने कितने छापे थे और कितने वापस आए कैलकुलेट करके बता दिया उन्होंने। कोई बड़ी मास्टर आज के डेट में तो अब तो ये बचा नहीं। तो आपको ये पता कि इतने अमाउंट का तो मार्केट में है, अभी कहाँ है अब ये तो नहीं पता, लेकिन है मार्केट में। तो जिन लोगों के पास है उनको तो समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ने मैसेज दे दिया कि वी आर वेरी वेल अवेयर कि कितना वापस आया है और कितना रोटेट कर रहा है, और ये जो गरीब लोग हैं ये 2-2 हजार रुपए के नोट कहाँ रखेंगे। तो कहीं पे वो स्टॉक है, वो तो बड़ी आसानी से आपको फिर पता चल जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। सो जीडीपी गिर रही है, कोई ऐसा विश्वस्त सूत्र हो, कोई ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज हो या वो हो उन पे माने। प्लस आई फील गुड अबाउट इंडियन इकोनॉमी, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता। बट मैंने फिर कहा मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो न्यूज़पेपर, इसमें तो मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को रिलाई कर सकता हूँ और मेरे पास कोई सोर्स है नहीं। सो बॉटम लाइन यही है कि आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद द इकोनॉमिक्स। जो थोड़ी बहुत होंगे उसके लिए टीम है, दे विल डू द करेक्शन। इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल डू द कैपिटल मार्केट है, दे विल डू द नीडफुल। सेबी है। एक सवाल, 2024 में मोदी वर्सेस राहुल गांधी किस तरह से देख रहे हैं? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया आपने, मोदी वर्सेस राहुल गांधी। आई गेस कोई मैच है नहीं। राहुल साहब को, राहुल जी को भारत की आइडेंटिटी से जोड़ना पड़ेगा। वो अच्छे इंसान होंगे, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, मगर जो मैं जिस तरीके से इंडिया को जानता हूं, जो मैं समझता हूं इंडिया को, मेरी आइडियोलॉजी उनसे नहीं मैच करती। मैं सावरकर को गाली नहीं दे सकता, मैं भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं कह सकता, मैं भारत की सदियों साल की इतिहास को जानता हूं। मैं भारत को सिर्फ एक मंदिर मेरे लिए कोई भगवान का घर नहीं है, मंदिर मेरे लिए रिसर्च सेंटर है, मंदिरों की एक अलग आस्था है हमारे देश में। तो मैं राम को काल्पनिक नहीं मान सकता, मैं कृष्ण को काल्पनिक नहीं मान सकता। ये हमारी आस्था के केंद्र है, ये हमारी एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटीज है। बिना राम कृष्ण, बाबा गुरु नानक देव और इनके कैसे हम देश की परिकल्पना कर सकते हैं। अगर मुगल हीरो थे तो फिर आपको गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, इनको विलेन मानना पड़ेगा, क्योंकि इनसे यही लोग लड़ रहे थे। अगर मुगल हीरो थे तो शिवाजी विलेन बन जाते हैं, क्योंकि एक हीरो के लिए विलेन का होना आवश्यक है। और यदि शिवाजी हीरो हैं तो फिर मुगल विलेन बन जाते हैं। अब ये तो जो जिसके साइड खड़ा है, जो जिसको, अगर कोई मुगलों को अपना हीरो मानता है तो राहुल जी उनके हीरो हैं। अगर राहुल जी मुगलों को वो समझते कि भाई शिवाजी वो नहीं थे, पैट्रियट नहीं थे, या सावरकर पैट्रियट नहीं थे। सो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आई थिंक राहुल जी एक अच्छे इंसान है। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, मगर मैं एज एन इंडिविजुअल राहुल जी की बातें नहीं समझ पाता हूँ। जो वो कहते हैं, मैं इंडिया को वैसे नहीं देखता। फॉर मी इंडिया इज इंटायरली डिफरेंट ऑफ व्हाट इज हिज परसेप्शन। मैं हिंदुत्व का पक्षधर हूं भाई। मुझे पता है जो हिंदुत्व है वो भारत की प्राण वायु है। भारत में से हिंदुत्व निकाल दीजिए, वो पाकिस्तान बन जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा और मुझे लगता है कि 2024 में जो हालाँकि राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को मैच्योर और एक समझदार लीडर के तौर में प्रोजेक्ट करने की काफ़ी भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मोदी मैजिक के सामने शायद राहुल गांधी का वो असर नज़र नहीं आ रहा है अभी तक तो। आगे क्या होगा ये आने वाला वक़्त बताएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े उसके लिए। नमस्कार, जय हिंद।